So hello everyone, welcome to management study, and today we are starting with unit number 4. We have already discussed 3 units. First is introduction to management, in which we have also seen economics, business economics, and business ethics and CSR. In the second unit, we see OB and business communication. In third unit, we see human resource management and international human resource management, as well as strategic human resource management. And now in unit number 4, we are going to see the accounting principles and finance related subjects. Basically, unit number 4 is the combination of financial management and accounting. Okay. So in this unit, we are going to see the accounting and finance. So this unit is also helpful for those people who are preparing for UGC NET Commerce, because accounting principles and standards and as well as financial management are also subject of UGC NET Commerce as well. So you can watch this video if you are also the candidate who are preparing for UGC NET Commerce. So we are starting with accounting principles and standards, then we will move further towards finance. Okay. So what is accounting principles and standards? So here is the definition of it. So basic rules like going concern, accrual, consistency, prudence, matching, etc. are all accounting standard. मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं कब, when we are preparing accounts for a company or a firm. बेसिकली ये कंपनी के लिए बनाए जाते हैं और किसी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। अकाउंट्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। हर साल ऑडिट आता है, सो ऑडिट जो है वो सीए ऑडिट चेक करता है, तो उसमें वो कंपनी के सारे अकाउंट्स चेक करता है। सो उसके लिए प्रॉपर अकाउंट्स जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं किसी भी फर्म या कंपनी को। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इंडिया में कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसके अकॉर्डिंग हमको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसको आईएएस बोलते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं और आईएफआरएस भी बोलते हैं। सो इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है और फाइनल बैलेंस शीट होती है, जिसके बिहाफ पर हमको पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, जो कि फाइनल बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है। देन नोट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको मेंशन करने पड़ते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब जो जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, जिसको उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये कैसे हेल्पफुल होता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है कि अगर कोई भी बैंक को या फिर कोई इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर उसको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए कुछ एनालिसिस होते हैं जो करने पड़ते हैं। उसमें पहला है रेशियो एनालिसिस। सो रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी एनालिसिस कर सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं और इन्वेंट्री का टर्नओवर भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एनालिसिस कर सकते हैं। देन फंड फ्लो एनालिसिस, जिसमें सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वगैरह होता है। कैश फ्लो एनालिसिस में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशिंग कैश फ्लो के बारे में होता है। और 2 पॉइंट एनालिसिस में रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू प्रॉफिटेबिलिटी इंटू एफिशिएंसी और लिवरेज का जो है वो एनालिसिस होता है। सो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है जो फाइनेंस के फील्ड से होते हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा पता होता है, तो वो डेली बेसिस पे ये करते हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो किसी भी फैक्ट्री या फर्म में कॉस्ट अकाउंटिंग भी प्रिपेयर होती है, बेसिकली टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। हो गया। सो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए कि प्राइम कॉस्ट,
कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको टाइम कॉस्ट मिलेगी, आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, ठीक है। देन मार्जिनल कॉस्ट जो कि कंट्रीब्यूशन है पीवी रेशियो का और ब्रेक इवन एनालिसिस का, जिससे कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस जो रिलेशनशिप है कॉस्ट और प्रॉफिट का, सो इससे आप डिसीजन ले पाएंगे रिगार्डिंग कॉस्टिंग। सो ये भी एक अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। और वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। ओके, और जो लोग सीए करते हैं वो तो ये सारे ही सारे अकाउंट पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो लोग ऑडिट भी पढ़ते हैं और टैक्सेशन भी पढ़ते हैं। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, तो इट्स अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट फॉर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एंड वेरिएंस एनालिसिस होता है जो मटेरियल वेरिएंस होता है, जिसको प्राइस ऑफ अ मटेरियल या यूसेज ऑफ अ मटेरियल उसमें कोई वेरिएंस हो गया तो उसका एनालिसिस होगा। लेबर वेरिएंस मतलब लेबर रेट और लेबर की एफिशिएंसी। ओवरहेड वेरिएंसेस मतलब एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम वेरिएंस। नाउ अब हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। So what is financial management? So it's a managerial activity concerned with planning, procuring and controlling financial resources of an organization. So financial management is all about planning, procuring and controlling financial resources of an organization. क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है उसका एस्टिमेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब कंपनी में जो कैपिटल आएगी वो डेप्ट, ज्यादा डेप्ट आएगा या ज्यादा इक्विटी आएगा, सो उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर कंपनी को कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं अपना पैसा रोकना है, उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कंपनी में फंड कहाँ से आएगा, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। डिविडेंड डिसीजन मतलब शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड देना है तो वो कैसे दे। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंपनी को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है उसको कैसे मैनेज करें। सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर, सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि कंपनी में कोई भी कैपिटल आए वो किस तरह से आती है, ठीक है। कंपनी को रन करने के लिए घर से पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो आप घर से सारा पैसा नहीं लगा सकते। सो यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। तो वो किस फॉर्म में आता है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ डेट, मतलब डेट के रूप में आता है। इक्विटी मतलब आप शेयर कंपनी का जो है वो आईपीओ आता है, उसके थ्रू जो पब्लिक है उसको सब्सक्राइब करती है और उससे आपको मनी मिलता है। प्रेफरेंस कैपिटल आती है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल असेट है वो पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कुछ थियरीज भी है इसकी, जो नेट इनकम अप्रोच है, जिसमें नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, मोर डेप्ट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर फर्म वैल्यू, मतलब इसमें आपको डेट ज्यादा लेना है जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए और फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट होता है और फर्म वैल्यू डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है उससे फर्म की वैल्यू डिसाइड होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें मॉडरेट डेप्थ इज बेनिफिशियल, मतलब सारा पैसा घर का ही लगाओ और कुछ ही बोरो करो, ठीक। एंड एमएम थियरी, जो कि इन परफेक्ट मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट विदाउट टैक्सेस, वैल्यू इंक्रीजेस विथ मोर डेट, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा डेट लोगे तभी आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये थियरीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकली, बट एग्जाम के पर्पज से आपको ये थियरी इन डिटेल रीड करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होता है, तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता है। और उसके अलावा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है, जो कि वेटेड होता है सम ऑफ ऑल सोर्सेस का। Now, budgeting and budgetary control. So, budgeting is estimating future financial needs and outcomes in a measurable term. Budgetary control का मतलब comparison of actual performance with budgeted figures to monitor and control operation. अब बजट की टाइप क्या, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ऑपरेटिंग बजट होता है, फाइनेंशियल बजट होता है, कैश बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, कैपिटल का भी बजट होता है, सेल्स और प्रोडक्शन का भी अलग अलग बजट होता है। अब बजट की प्रोसेस क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग बजट, then you have to prepare budget, then you have to execute the budget, and you have to monitor, and based on the monitoring you have to give feedback. Then leverages, so
थ्री टाइप के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है और कंबाइंड लिवरेज होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज किस पर फोकस करता है? ये कॉस्ट स्ट्रक्चर पर फोकस करता है जो कि फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है। फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर फोकस करता है और कंबाइंड लिवरेज जो है वो ओवरऑल ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज पर फोकस करता है। EBIT and EPS analysis. EBIT stands for earning before interest and tax, and EPS means earning per share. So it shows effect of financing option like debt versus equity on EPS at different EBIT level. मतलब different EBIT level पर debt या equity से earning per share पर क्या impact आता है वो दिखाता है EPS analysis. It helps decide whether debt financing improves shareholder value or not. So debt financing shareholder की value बढ़ेगी या नहीं? तो ये दिखाता है ईपीएस एनालिसिस। देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो लेवल ऑफ ईबिट एट व्हिच ईपीएस इज इक्वल टू 0 तो फॉर्म जस्ट कवर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नाउ यूनिट नंबर 5। ओके, सो यूनिट नंबर 5, जो यूनिट नंबर 5 है वो फाइनेंस का थोड़ा इन डिटेल है, ठीक है। अब हमने यूनिट नंबर 4 में तो ऑलरेडी देख लिया कि क्या क्या फाइनेंस में इंक्लूडेड है, फाइनेंस प्लस अकाउंटिंग, बट यूनिट नंबर 5 जो है वो थोड़ा एक्सटेंडेड है फाइनेंस का। सो फर्स्ट इज वैल्यू एंड रिटर्न। सो हम कभी भी किसी भी कंपनी में जो मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको क्या वैल्यूज मिल रही है, क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो ये वैल्यू और रिटर्न्स की भी कुछ थियरी है जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने दी है। तो फर्स्ट इज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, जिसमें टाइम के साथ साथ आपकी मनी की वैल्यू कितनी बढ़ती है और आपकी प्रेजेंट वैल्यू के कंपेयर में आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी मनी की, वो दिखाता है, ठीक है। देन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, वो कैसे डिसाइड होते हैं, बॉन्ड्स की वैल्यू कितना होते हैं, उनका उन पर कितना रिटर्न मिलेगा, शेयर्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी और उन पर कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, फेस वैल्यू होती है, डिस्काउंट होते हैं, प्राइस टू इक्विटी रेशियो होते हैं, रिस्क एंड रिटर्न्स। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, कितने टाइम के लिए हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, कितने टाइम में हम विड्रॉ करेंगे तो रिटर्न कम होगा या सम चार्जेस होंगे और कोई रिस्क जो है उससे रिलेटेड होगा। तो ये सब जो है वैल्यू और रिटर्न्स में आता है। कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल स्ट्रेटेजिक इन नेचर स्ट्रेटेजी of acquiring capital. Evaluation techniques include payback period, NPV मतलब net present value, internal rate of return and profitability index. So जब कभी भी कोई फर्म कैपिटल बजटिंग करती है तो उसको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फर्स्ट चीज इसको पेबैक पीरियड चेक करना पड़ता है कि कितने साल में ये मनी रिकवर होगा। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी पड़ती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेक करना पड़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चेक करना पड़ता है। एंड कंपैरिजन मेथड क्या होती है? ट्रेडिशनल वर्सेस डिस्काउंटेड फ्लो मेथड, कैश फ्लो मेथड। और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी लेवल्स और एनालिसिस क्या होता है कैपिटल बजटिंग में? सो इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस करना पड़ता है, सिनेरियो एनालिसिस करना पड़ता है, डिसीजन ट्री बनाना पड़ता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हैं इन कैपिटल बजटिंग। अब डिविडेंड के रिलेटेड भी डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि कंपनी कभी कभी डिविडेंड देती है उसके शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। सो ये डिविडेंड के रिलेटेड थियरीज किस किस फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दी है? तो वॉल्टर ने दी है जिसको वॉल्टर्स मॉडल कहते हैं, गॉर्डन ने दी है जिसको गॉर्डन्स मॉडल कहते हैं, और एमएम हाइपोथेसिस जो है वो फेमस हाइपोथेसिस है इन द फाइनेंस डोमेन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मतलब डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं और इफेक्ट करते हैं डिसाइड करने में। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो ही वो डिविडेंड देगी, अगर कंपनी लॉस में है तो वो डिविडेंड नहीं देगी। लिक्विडिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है, शेयर होल्डर का प्रेफरेंस क्या है, टैक्सेशन का मॉडल क्या है और लीगल कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मतलब जब कभी दो कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है उसको मर्जर कहते हैं। और जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है कि पूरा का पूरा खरीद लेती है तो उसको एक्विजिशंस कहते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जिसमें स्पिन ऑफ्स होते हैं, डाइवेस्चर्स होते हैं और जॉइंट वेंचर्स होते हैं, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है। वैल्यू क्रिएशन, मतलब सिनर्जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड टैक्स बेनिफिट। सो इससे क्या होता है? वैल्यू क्रिएट होती है,
बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। मर्जर नेगोशिएशन, तो ये फ्रेंडली भी हो सकते हैं और हॉस्टाइल भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मर्जर्स होते हैं। देन लिवरेज बाय आउट, जिसमें एक्विजिशन फाइनेंस विद हाई डेप्थ डेप्थ के साथ खरीदी जाती है। एंड टेक ओवर्स, मतलब स्ट्रेटेजिक टेक ओवर, मतलब पूरी की पूरी कंपनी को ही ऐसे खरीद दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसको जो दो तरीके से होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी के थ्रू। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एचएनआईज के पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उस वो लोग ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं टू मैनेज पोर्टफोलियोज ऑफ देयर क्लाइंट। और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी जो मल्टी फैक्टर मॉडल एसेट प्राइसिंग डिपेंडेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिसमें ऑप्शंस होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑफ जिसमें प्रॉफिट और लॉस होगा बायर को और राइटर्स को। ऑप्शन प्राइसिंग में जिसमें बाइनोमियल मॉडल होता है, ब्लैक स्क्वालिस मॉडल होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसको इसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, कैश मैनेजमेंट, जिसमें दो मॉडल है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस करना पड़ता है। देन रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्रेडिट पॉलिसी, एजिंग शेड्यूल। पेएबल मैनेजमेंट में ऑप्टिमल ट्रेड क्रेडिट यूसेज, फैक्टरिंग में रिसोर्स नॉन रिसोर्स फैक्टरिंग। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, जिसमें स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होती है। सो दिस इज डिटेल्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। If you want to learn stock market, then I will suggest to go to Zerodha Varsity. Zerodha Varsity is a online course. I think they have made it free of cost as of now. So if you want to learn in detail about stock market and related to trading and all that uh, things, so I will highly suggest to go to Zerodha Varsity. Zerodha Varsity is a online certification course and it's a free of cost course. Basically, that course is designed to educate the people about the financing of about the stock market and trading. So please check out that course if you are interested in stock market and wants to become a trader. Then रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसमें हेजिंग और करेंसी स्वैप्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ऑप्शंस होते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड भी डिसीजंस होते हैं। So with that, we are completing our unit number 4 and unit number 5. And from the next lecture, we are continuing with unit number 6.